रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है ना, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का पिता कौन है? लेवोजियर या लवासिए बोलेंगे, हिंदी में लवासिए बोलेंगे, इंग्लिश में लेवोजियर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। शुद्ध वायु सममांग मिश्रण का उदाहरण है। शुद्ध वायु, अच्छा किसका उदाहरण है? सममांग मिश्रण का उदाहरण कौन है? शुद्ध वायु, ठीक है। मिश्र धातु सममांगी मिश्रण होते हैं। जितना भी मिश्र धातु है वो सब क्या होता है? सममांगी मिश्रण होता है। वायु क्या है? गैस एवं जल वाष्प का मिश्रण है। वायु किसका मिश्रण है? गैस और जल वाष्प का मिश्रण है। बोलो, मोबाइल निकाल के देखो उसमें। आगे, अल्कोहल एवं जल का मिश्रण कैसा है? सममांगी मिश्रण है। अल्कोहल जो दारू पीता है उसमें अल्कोहल ही होता है, ठीक है ना, नशा चढ़ता है पीने के बाद। तो जल किसका मिश्रण है? सममांगी मिश्रण है। पेट्रोल एवं जल का मिश्रण विसममांगी है। पेट्रोल में अगर हम लोग पानी मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए कैसा होगा? वो विसममांगी होगा, ठीक है। आगे, कल थोड़ा स्पीड में हम पढ़ा रहे थे, आज थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 2-3 गो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तांबा क्या है? प्रदूषण रहित है। तांबा में प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है ना, तांबा में, इसलिए मोटरसाइकिल का जो रहता है ना साइलेंसर में, वो तांबा का यूज किया जाता है, ठीक है ना। आगे फिर, कार्बन मुख्यतः एक मिश्रण है जो लोहा एवं कार्बन का ही है। अच्छा, कार्बन किसका मिश्रण है? लोहा और कार्बन दोनों उसमें मिक्स रहता है। आसुत जल आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। आसुत जल को हम लोग किस विधि द्वारा प्राप्त करेंगे? आसवन विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। निलंबन क्या है? निलंबन कैसा है? विसममांगी की तरफ मिश्रण है। निलंबन क्या है? विसममांगी मिश्रण है। कोलाइड कैसा है? ये भी विसममांगी मिश्रण है। द्रव की प्लाज्मा अवस्था विद्युत का सुचालक होती है ना। द्रव, अच्छा ठोस, द्रव, गैस, अच्छा कितना अवस्था है पदार्थ का? 5 अवस्था है। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडस्टेंट। आइंस्टीन कंडस्टेंट। प्लाज्मा ब्लड में, बोस आइंस्टीन जो है जहाँ बर्फ़ वाला पहाड़ी है ना उधर होता है, बर्फ़ में ही चाहिए तो होता है, इसका या कन्फ्यूजन है। अगला सवाल क्या है? आर्सेनिक एवं एंटीमनी उपधातु किस श्रेणी के तत्व हैं? अच्छा, आर्सेनिक और एंटीमनी किस में है? उपधातु श्रेणी में आता है, उपधातु ये सब है, ठीक है ना। कौन कौन? आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? अधातु है। एग्जाम में पूछेगा एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो कमरे के अवस्था में द्रव के रूप में होता है, क्या नाम होगा उसका? होगा ब्रोमीन है, ठीक है ना। अधातु होते हुए भी द्रव होता है। और एक ऐसा तत्व का नाम बताओ। हीलियम है, क्या है? हीलियम एक ऐसा तत्व है जो कमरे में द्रव अवस्था में रहता है। हीलियम वो गैस है, ठीक है ना। एक गैस का नाम बताओ जो द्रव के रूप में कमरा में रहेगा, क्या नाम होगा? हीलियम। अगला सवाल, आसुत जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। कौन सा? आसुत जल को हम लोग आसवन विधि से प्राप्त करेंगे। तांबा एवं जस्ता किसका है? किस मिलकर क्या बनेगा? तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बनेगा? पीतल। याद करने का ट्रिक क्या? पिताजी बोलेगा उसमें सब आ जाएगा। पिताजी बोलेगा तो पिता से क्या बनेगा? पीतल बन गया। ताजी से क्या बना? तांबा और जिंक दोनों मिलकर बनता है पिताजी, पीतल बनेगा। अगला है, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल में विलय होता है। हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी, कोका कोला ठंडा, इसमें कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। जब उसका टिप्पी खोलते तो वही धुआं के बाहर निकलने की कोशिश करता है। आगे, तांबा कैसा है? शुद्ध पदार्थ है। आर्सेनिक में धातु एवं अधातु दोनों तरह के तत्व पाए जाते हैं। किसमें? धातु और अधातु दोनों पाए जाते हैं तत्व आर्सेनिक में। नील बोर के मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला कहा जाता है। किस मॉडल को? नील मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला कहा जाता है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान किस में होता है? नाभिक में होता है, ठीक है। नील बोर ने अपना परमाणु मॉडल कब प्रस्तुत किया? 1913 में। 1913 में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक का चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के बीच कार्यकारी स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर मारता है? नाभिक, अच्छा क्या कक्षा के बाहर चक्कर मारेगा, ठीक है ना। भीतर में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। चलो आगे,
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्तित्व एवं रेखीय स्पेक्ट्रम की संतोषजनक व्याख्या नहीं प्रस्तुत करता है। अच्छा, क्या बोल रहा है? अस्थायित्व और रेखीय स्पेक्ट्रम संतोषप्रद व्याख्या कौन नहीं करता है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, अगला सवाल है, बोर एवं बेरी के साथ मिलकर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की योजना प्रस्तुत किसने किया? तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन स्टार्ट किया था? बोर एवं बरी ने। हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या कौन दिया था? सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड क्या दिया था? हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या दिया था। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बड़े कोनों पर लागू नहीं होता। क्योंकि कण पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि बड़े कण का द्रव्यमान अधिक होता है। अगर कोई बड़े कण का द्रव्यमान अधिक हो रहा है तो उस पर किसका नियम लागू नहीं होगा? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। परमाणु संरचना का आधुनिक विचार इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। परमाणु संरचना का आधुनिक विचार किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति पर आधारित है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बड़े कणों पर लागू नहीं होता है क्योंकि बड़े कण का द्रव्यमान अधिक होता है। ये भी तो पढ़े थे थोड़ा पहले ना। अगला सवाल, परमाणु संरचना का आधुनिक विचार इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। परमाणु संरचना का आधुनिक विचार किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत संवेग तथा स्थिति में अनिश्चितता विद्यमान होती है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जो है ये संवेग तथा किस में होता है? स्थिति में विद्यमान होती है। ठीक है, परमाणु संरचना का आधुनिक विचार कौन दिया था? श्रांगडियर ने क्या दिया था? परमाणु संरचना का आधुनिक विचार दिया था। कक्षक के आकृति सबसे जटिल होते हैं, यही बात वो बोला होगा। किसी कोष का क्रम संख्या उस कोष में उपकोषों की संख्या व्यक्त करता है। कोई भी कोष क्या होता है? SPDF, ये जो होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, कौन कौन ग्रुप में भरेगा, उसको भरने का जो काम करता है कौन करता है? उपकोष की संख्या में व्यक्त करता है। P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 6 गलत लिखा हुआ, 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। आगे, किसी परमाणु या आयन के चुंबकीय गुणों की व्याख्या चक्रण क्वांटम संख्या कहलाएगा। किसी भी परमाणु का आयन का चुंबकीय गुण जो उसमें आ जाएगा वो कौन गुण कहलाएगा? चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तुम लोग भी बोल रहे हैं सर। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन चारों संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किसका है? पाउली का अपवर्जनांक नियम। वो क्या बोलेगा उसमें कि एक परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन की चारों संख्या समान नहीं होती। 1 मोल का भार कितना मिलीग्राम होता है? 0.55 मिलीग्राम होता है। परमाणु की 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कैसी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का कितना होता है? 1/1837। ये ग्रुप डी में NTPC में इसको बहुत बार पूछा है। भाग के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, आगे, परमाणु के नाभिक की खोज कौन किया? रदरफोर्ड। कब किया था? 1911 ईस्वी में। अगला सवाल है, किसी तत्व के परमाणुविक भार को क्या कहते हैं? एटॉमिक यूनिट कहते हैं। AMU से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान, अच्छा, परमाणु द्रव्यमान इकाई। आगे, न्यूट्रॉन एक वैद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? विद्युत उदासीन। इस पे 0 होता है, इसका होता है 0 होता है। प्रोटॉन पे +1, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। ठीक ना। अगला सवाल है, हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिक के नाम अलग अलग हैं। बताओ इसके समस्थानिक का नाम क्या है? बोलो। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रोलियम, 3 होता है ना, 1H1, 2, 1H2 ऐसे करके होता है। ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे उसको समझ में आ जाएगा। अगला है, पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है। कौन सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है? पोलोनियम। जीवाश्मों
जीवाश्मों में क्या होता है? मृत पेड़ पौधे की आयु निर्धारित कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अगर कोई पेड़ पौधा अगर मरा हुआ है या उसको हमको पता करना उसका जन्म कब उसका जन्म हुआ था या कितना उसका उम्र हुआ है, तो कैसे पता करेंगे? बोलो। रेडियो सक्रिय विधि द्वारा। ठीक है, क्या कर रहा है? कहाँ तक पहुँचे थे? वही हाइड्रोजन के मात्र से हम क्या कहता है मार्बो करेंगे जो हम लोग बंद इसके बारे में जीवाश्म का अध्ययन जो करेंगे किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग के द्वारा, ठीक है ना? वहाँ पहुँचे थे। सबसे मजबूत बंद एकल बंद होता है। सबसे मजबूत बंद कौन होगा? एकल बंद होगा, ठीक है। अगला सवाल है, त्रिबंध से युक्त यौगिक सबसे क्रियाशील होते हैं। त्रिबंध से युक्त यौगिक कैसे होते हैं? सबसे क्रियाशील होते हैं, ठीक है। अगला, विद्युत संयोजी यौगिक के बंध युक्त यौगिकों के क्वथनांक अधिक होते हैं। विद्युत संयोजी जो यौगिक है उसका जो बंध है वो कैसा होगा? क्वथनांक उसका अच्छा, क्वथनांक अधिक होता है। सोडियम क्लोराइड एवं कैल्शियम क्लोराइड में विद्युत संयोजी बंध बनता है। किसमें बनता है? सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होगा, तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र बताओ तुम लोग। CaCl होगा। Ca से होगा कैल्शियम, Cl से होगा क्लोराइड, ठीक है। आगे, अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रवृत्ति का होता है। जिसमें अधिक बंध मिलेगा इलेक्ट्रॉन वाला वो क्या करेगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर में खींचेगा। अगला सवाल है, विद्युत संयोजक यौगिकों में अनुसंरचना का अभाव पाया जाता है। किसमें अनुसंरचना का अभाव पाया जाता है? विद्युत संयोजन यौगिक में। आगे सवाल है, कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। किसमें सहसंयोजन बंध पाया जाएगा? कार्बनिक यौगिक में। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल द्वारा बंधे होते हैं? वान डर वाल बल द्वारा, ठीक है। तो सहसंयोजन यौगिक अपने आपस में वान डर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय तथा कार्बनिक विलय में आसानी से घुल जाते हैं। कौन से यौगिक अध्रुवीय तथा कार्बनिक विलय में आसानी से घुल जाते हैं? सहसंयोजक यौगिक। ग्रेफाइट तत्व का अणु सहसंयोजक बंध होने के बावजूद विद्युत का सुचालक है। कौन? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्यों सुचालक है? उसमें अणु सहसंयोजक बंध नहीं होने के बावजूद भी। अगला सवाल है, धात्विक ठोसों परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध पाए जाएंगे। धात्विक ठोस में धात्विक बंध पाया जाएगा। पुरानी पुस्तकों के पन्ने ऑक्सीकरण के कारण पीले पड़ जाते हैं। कोई किताब देखा होगा पुराना, वो पीला हो जाता था। क्यों हो जाता है? ऑक्सीकरण के कारण। उसमें ऑक्सीकरण क्या होता है? पानी का उसमें क्या हुआ? उसमें अवशेष आ जाता है, इसलिए पीला हो जाता है, ठीक है। आगे, ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। द्रव संरक्षण का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? लोमोनोसॉफ ने। लोमोनोसॉफ कौन दिया था? क्या दिया था? द्रव संरक्षण का नियम दिया था। हवा में चांदी के बर्तन का काला होना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तित भौतिक परिवर्तन है। जल जो है वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है तो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। नोबल गैस सामान्य गुणों वाइज रासायनिक तत्वों का एक समूह होता है। किसमें? नोबल गैस में, ठीक है ना। नोबल गैस का नाम बताओ। हीलियम। बैठो या इधर आ जाओ, बगल में आ जाओ। कौन कौन है? नोबल गैस का नाम बताओ, कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक क्या याद करने का ट्रिक है? नोबल गैस का ट्रिक है, हीना, नीना और करीना का सभी का एक्सरे रंगीन है। क्या बोलेगा? हीना, नीना और करीना का सभी का एक्सरे रंगीन है। इसका ट्रिक याद हो जाएगा बाद में, ठीक है ना। अच्छा, एक दिन पढ़ाएंगे वो अच्छा ट्रिक याद हो जाएगा, एक बार पढ़ा देंगे। अगला सवाल है, एक जलती हुई माचिस की तीली जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में आती है तो क्या होता है? बुझ जाती है। बुझ जाती है ना। अगला सवाल है, वह बुझ जाती, सही बात है। एवं गैस चैप धोने के बाद गैस चाप धोने के बाद जल जाता। अच्छा ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है? तीली हाइड्रोजन के संपर्क में आएगा क्या होगा? बुझ जाएगा। लेकिन जब भी वो धोनी का गैस चाप में आएगा तो क्या होगा? जल जाता है।
अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण भी रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण और शोषण कैसी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। पानी का चीनी में घुलना कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। सब में रासायनिक बोल रहा है। कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, पानी का चीनी में घुलना। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। प्रिज्म में जो गुजरने पर श्वेत प्रकाश कितने रंग में बटेगा? 7 रंग में बैठेगा, बढ़ जाएगा। तो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। अगला है गलन, बोलेगा आंसर। गलन, वाष्पन, संघनन, हिमायन, आसवन, ऊर्ध्वपादन आदि भौतिक परिवर्तन है। कौन कौन भौतिक परिवर्तन? कुछ का नाम बताओ। गलन होगा, वाष्पन होगा, संघनन होगा, हिमायन होगा, आसवन होगा, ऊर्ध्वपातन होगा। ये सभी कौन से परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अगला सवाल है, जल में विद्युत प्रभावित करने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब हम लोग जल में विद्युत को डालेंगे तो वहाँ हम लोग को क्या क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ये कौन सा क्रिया है? रासायनिक परिवर्तन है। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में ताप की उत्पत्ति होती है। किस प्रक्रिया में ताप की उत्पत्ति होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। रासायनिक समीकरणों को द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्वारा संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को किस नियम के द्वारा संतुलित किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के द्वारा। कच्चे फल का पकना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लोहे का ऑक्सीकरण होने के कारण होता है। लोहे पर जंग क्यों लगता है? लोहे का जो ऑक्सीकरण होगा तो जंग लग जाएगा। ठीक है, हवा लग गया, उसमें पानी का नमी आया उसमें और जंग लग जाएगा। सिरके का मुख्य घटक क्या है? एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड है। अम्लों एवं क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग करेंगे? लिटमस पेपर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। फिनाफोलिन और क्या फिनाफ्लेथिलीन और मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है इसी को पहचान करने के लिए। ठीक है ना। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त होगा? लाइकेन से। अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैस होती है? SO2 को क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। NO2 को क्या बोलेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। घरों में सिरका स्टार्च के किण्वन से बनता है। स्टार्च के किण्वन से घर में हम लोग का सिरका बनता है। अगला सवाल है, अम्लों के अम्लीय गुण हेतु उत्तरदायी अम्लों के जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोजन H+ आयन देता है। अच्छा ठीक है, अम्ल जो अगर हम लोग जल से विलय होगा तो क्या देगा? H+ आयन देगा। ठीक है। अगला सवाल, अम्ल एवं क्षारों की आधुनिक संकल्पना लोरी एवं ब्रॉनस्टेड ने 1923 में दिया था। अम्ल और क्षार का खोज कौन किया था? 1923 में लोरी एवं ब्रॉनस्टेड। ठीक है, आगे। जल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर अम्ल प्रकृति का होगा। अगर जल में हम लोग CO2 को मिला दिए तो जो सोडा वाटर है हम लोग पीते हैं वो कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा। देखो उसमें गैस ही ना, CO2 क्या गैस है, उसमें डाल दिए हैं, उसको हम अम्ल बना के पीते हैं, इसलिए ढकार आता है हम लोग का, निकलता है मुंह से। आगे, दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अचार के परिसंरक्षण हेतु उसमें एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। अचार को अच्छा बहुत दिन तक हम लोग रखना है, उसमें हम लोग क्या डालेंगे? एसिटिक एसिड डालेंगे। सेब में कौन अम्ल पाया जाएगा? मौलिक अम्ल पाया जाएगा सेब में। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें? फोटोग्राफी में। सेब में मौलिक, दूध में लैक्टिक, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा। अगला सवाल है रसायन विज्ञान का, चाय में कौन अम्ल? टैनिक। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थ क्या हुआ? कोई भी हम लोग खाने पीने वाला जो सामान है उसको हम लोग बचाना है, अच्छा से रखना, संरक्षण करना है, उसमें क्या डालेंगे? बेंजोइक अम्ल डालेंगे। बताओ चिप्स का पैकेट में कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन। ठीक है ना, ताकि वो खराब नहीं हो। आगे, जल की कठोरता सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा दूर की जाती है। जल का जो कठोर जल हो गया उसको दूर करेंगे हम लोग, क्या मिलाएंगे? सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ब्यूटार्ट्रिक अम्ल।
ब्यूटारिक अम्ल। अगला, फॉर्मिक अम्ल एवं एस्टिक अम्ल दोनों ही कैसे अम्ल हैं? कार्बनिक एवं दुर्बल अम्ल हैं। कौन कौन कार्बनिक और दुर्बल अम्ल हैं? फॉर्मिक अम्ल और एस्टिक अम्ल। शीतल पेय एवं एस्टिक अम्ल दोनों ही कार्बनिक एवं दुर्बल अम्ल हैं। बेकिंग पाउडर का निर्माण किसमें होता है? टार्टरिक अम्ल में प्रयोग करते हैं। चींटियों में कौन अम्ल पाया जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। लंबे समय तक कठोर शरीर श्रम के पश्चात मांसपेशी में थकान हो जाती है, कौन सा अम्ल जम जाता है? लैक्टिक अम्ल जम जाता है, इसलिए पैर हाथ में दर्द हो जाता है। कोका कोला का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। कोका कोला जो पीता है खट्टा मिलता है, ठीक है ना, उसमें फास्फोरिक अम्ल के कारण। कपड़े के सियाही एवं जंग के दाग धब्बे को मिटाने के लिए कौन अम्ल डालेंगे उसमें? ऑक्जेलिक अम्ल डालेंगे, तो कपड़ा में जो अगर दाग धब्बा लगा है, वो सियाही लगा, वो सब मिट जाएगा। नींबू का खट्टापन किसकी उपस्थिति में होता है? सिट्रिक अम्ल के कारण। घी की प्रकृति अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान कितना होता है? घी का 6.5। दूध का होता है 6 से 6.4 के आसपास होता है, और घी का 6.5, ठीक ना। आगे, वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? 5.4 या कम होने पर अम्लीय वर्षा की संज्ञा हो जाएगी। इससे कम जहाँ हुआ तो अम्लीय वर्षा हो जाएगा। और क्या होगा? अगर टीना का घर है तो उसका क्या होगा? ऊपर में लाल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग का शरीर में गिरेगा तो थोड़ा थोड़ा दाग हो जाएगा, पेंट वेंट उड़ने लगेगा शरीर, क्या बोलते हैं घर का। आगे चलो, पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 के आसपास होना चाहिए, तब अच्छा से पौधा विकास करेगा। मृदा का पीएच मान 8 से अधिक होने पर क्षारीय मृदा कहलाएगा। मतलब क्या? क्षार हो गया तो थोड़ा खराब मृदा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे, मिट्टी। पीएच मूल्य किसकी घोल की अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यवान दर्शाता है? अच्छा, पीएच मूल्य ये है क्या? अगर पीएच मूल्य में 7 से कम है बता रहा है तो कैसा अम्ल होगा वो? अच्छा, अम्लीय होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय, सिर्फ 7 होगा तो उदासीन। आगे, फलों के रस के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोइक का उपयोग करेंगे। फल का जो रस बचाते हैं हम लोग, ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं? मज्जा वाला बनाते हैं, ठीक है ना, पीते हैं हम लोग, उसमें यही डालते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। मानव शरीर सामान्यतः कितने से कितने परास के बीच काम करता है? पीएच 7 से 7.8 पीएच के परास के बीच, 7.8 के बीच, ठीक है ना। रक्त में उपस्थित फास्फोरस हमारे शरीर में कैसा होता है? अम्ल एवं क्षारीय से भी संतुलित बना रखता है, ठीक है ना। ठीक है, अगला सवाल है, ठीक है, कहाँ तक पहुँचे थे? 7 से 7.8 पीएच। ठीक, आगे है, रक्त में उपस्थित फास्फोरस हमारे शरीर में अम्ल एवं क्षारीय से बीच में संतुलन बनाता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, 7वां आवर्त अभी भी अपूर्ण है, नहीं इसको पूर्ण कर दिया। 7वां आवर्त जो है ना, उसका नाम रखा गया है, पहले निकलता था उसका अन करके लिखा था, UN करके लिखा था, ठीक है ना, उसका नाम अभी लिखा गया है। अगला सवाल क्या है? मोडेवेलन करके नाम लिखा है, ठीक है, बताएंगे उसका आगे। डी ब्लॉक के कुछ तत्व आप बाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं। किसका? आप बाउ सिद्धांत पढ़ा था, ऐसे करके जो इलेक्ट्रॉन को काटते जाता था, है ना। चलो आगे, शीतलीकरण में नाइट्रोजन तत्व का ऑक्साइड होता है। किसमें होता है? शीतलीकरण में। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या था? परमाणु क्रमांक। जो आधुनिक आवर्त सारणी बना उसमें आधार क्या था? परमाणु क्रमांक। उसको क्या किया? सजा दिया, ठीक है। किस पे? परमाणु क्रमांक। प्राकृतिक में उपलब्ध अंतिम तत्व का नाम क्या है? यूरेनियम लास्ट तत्व है, उसका परमाणु संख्या कितना? 92, ठीक है। अगला सवाल, तत्व का एक्टिनाइड समूह रेडियो सक्रिय तत्व समूह कहलाता है। एक्टिनाइड जो समूह क्या कहलाएगा? रेडियो सक्रिय समूह कहलाएगा। यूनोनियम क्या है? खोजा गया एक अनोखा तत्व है, नया तत्व। क्या है? नया तत्व का नाम क्या है? यूनोनियम। चलो ये मानो। जिंक धातु एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा। जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती है। देखो नाम है सिल्वर वाला, लेकिन इसमें चांदी नहीं होता, सिल्वर नहीं होता है। किस में नहीं होगा? जर्मन सिल्वर में। इसको हम लोग मूर्खों का सोना कहते हैं, जो मिलता है रोल गोल्ड सोना वाला पहना, काला हो गया था कहीं में, वही। अगला सवाल, पारा धातु समांतर ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है ना। पारा धातु जो है, स्टील मुख्यतः लोहा और कार्बन का मिश्रण है। बॉक्साइट किसका धातु? एस का है, एल्युमिनियम का। एंटीमनी स्टीवनाइट तत्व का एस का है।
लोहे में जंग लगने से उसकी भार में क्या होगी, वृद्धि होता है। प्लेटिनियम कैसा धातु है, कठोरतम, बहुत कठोर धातु है। तांबा एक ऐसा धातु है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, इसलिए तांबा का बर्तन में पानी पियो, तांबा का यूज करो, खाना बनाओ, बहुत अच्छा रहेगा शरीर। श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि ये हवा की ऑक्सीजन में क्रिया कर जल उठता है, परंतु जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए उसको पानी में डुबा कर रखें। किसको, श्वेत फास्फोरस को। बाहर निकालेंगे तो जलने लगेगा। जीवों में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। जीवों में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाएगा, प्रोटीन के रूप में पाया जाएगा। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन है, हीरा, है ना, जिससे हम लोग क्या काटते हैं, शीशा को काटते हैं, ठीक है, लेड को, शीशा जो हम लोग काटते हैं ना, अरे कांच को काटने के लिए हीरा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। पानी का क्या गया हीरा चाट लेगा तो मर जाएगा। आगे, पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद लेने वाली दवा में होता है। किसका प्रयोग, पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग। एक से अधिक धातुओं तथा धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। मिश्र धातुओं के गुण अवयवी धातुओं के गुण के भिन्न होते हैं। मिश्र धातुओं के गुण कैसे होते हैं, अवयवी धातुओं के गुण से भिन्न होंगे, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए हम लोग अभी भी 27 मिनट तक पहुंच चुके हैं। अगला सवाल है, बेंजोइक एरोमेटिक प्रकार के यौगिक हैं। बेंजोइक कैसे हैं, बेंजीन कैसे हैं, एरोमेटिक है। बेंजीन का सूत्र बताओ कोई, C6H6 हो गया, कुछ नहीं हो। चीनी का बोला जा रहा था क्या, ग्लूकोज का बोलो, C6H5OH, हाँ ग्लूकोज का। चीनी का बोलो, दम है चीनी का बोलो, H12O11। चलो आगे पहुँचते हैं। प्रथम संश्लेषित, याद था अभी आ रहा है, ठीक है ठीक है, वीडियो देखना उसमें सब समझ में आएगा फिर। प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक का प्रयोगशाला में निर्माण क्या वोहलर ने किया था। क्या बनाया था, यूरिया बनाया था, ठीक है ना, वोहलर ने किया था। किसी कार्बनिक यौगिक के मुख्यतः गुण यौगिक के क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं, यौगिक के क्रियात्मक समूह पे निर्भर करते हैं। अगला कहाँ थे, इथेन खुली श्रृंखला का यौगिक है। इथेन कैसा है, खुली श्रृंखला का यौगिक है। न चिपकने वाले खाना पकाने वाले बर्तन में टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है। खाना बनाते हैं हम लोग, खाना उसके अंदर में नहीं चिपका, क्यों नहीं चिपकेगा, उसमें हम लोग टेफ्लॉन नामक का परत चढ़ा देते हैं बर्तन में, इसलिए खाना उसके अंदर में नहीं चिपकता है। कौन सा क्या डालते हैं, टेफ्लॉन डालते हैं, टेफ्लॉन का लेप चढ़ाते हैं बर्तन में, नहीं तो खाना उसमें क्या होगा, चिपक जाएगा। अगला है, पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा संश्लेषित किया जाता है। पॉलीथीन को किसके द्वारा करेंगे, एथिलीन के द्वारा संश्लेषित करेंगे। रेयन सेलुलोज से बना जाता है। रेयन किससे बनेगा, सेलुलोज। थायोकोल रबर एक प्रकार की संश्लिष्ट रबर है। थायोकोल रबर कैसी है, थर्मोकोल जिसको बोलते हैं, संश्लिष्ट रबर है। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा कौन है, टेरेलिन है। बेकेलाइट एवं फिनॉल किसके बहुलक हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के सहबहुलक हैं। कौन है, बेकेलाइट और फिनॉल किसके बहुलक हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के सहबहुलक हैं, ठीक है। नियोप्रीन क्या है, नियोप्रीन क्या है, संश्लेषित रबर है। रबर को वल्कीकृत करने के लिए क्या डालते हैं, उसमें सल्फर डालते हैं, ताकि वो क्या होगा, रबर वो लचक लचक करता है, ठीक है ना, लचकेगा। कागज पौधे के सेलुलोज से बनाया जाता है। कागज किससे बनता है, पौधे का सेलुलोज से बनता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जो रबर के वृक्ष से लैक्टेस के रूप में प्राप्त होता है। रबर कहाँ से निकलेगा, वृक्ष से निकलता है, पेड़ के अंदर से निकालते हैं, जैसे हम लोग ताड़ी चुवाते हैं ना, वैसे उसको निकालता है रबर। तो क्या उसका नाम होगा, लैक्स होगा, लैक्स। CFC एक हरित गिरी गैस है जो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेवार है। CFC का पूरा नाम बताओ, फुल फॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हरित गृह गैस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना। मीथेन को कौन गैस कहेंगे, मार्स गैस कहेंगे। एथिलीन रंगहीन गैस है, इसे सूंघने से आदमी क्या होगा, बेहोश हो जाएगा। अभी पवन को सूंघा देंगे एथिलीन गैस तो पवन क्या होगा, बेहोश हो जाएगा। फिर आगे, फिर होश ला देंगे उसको। औद्योगिक, हाँ नाइट्रस सुनाकर हंसाने लगेंगे। फिर किससे हंसने लगेगा, नाइट्रस ऑक्साइड। औद्योगिक स्तर पर एथिलीन का निर्माण पेट्रोलियम के भंजन द्वारा किया जाता है। एथिलीन कहाँ से निकालेंगे, जब पेट्रोलियम का भंजन करेंगे उसी के अंदर से निकलेगा, ठीक है। रोकेंगे थोड़ा सा, भी रोकेंगे। अगला कहाँ थे, एसिटिलीन रंगहीन गैस है। कैसा है, जिसमें रंग नहीं है। वह कुछ अशुद्धियों के कारण इसके लहसुन जैसे गंध होते हैं। लहसुन प्याज में इसका गंध आता है एसिटिलीन का, ठीक है ना, लहसुन जैसा गंध होगा। उसमें पोटेशियम के कारण गंध था, लहसुन और प्याज में पोटेशियम।
भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का उपयोग होगा। अगर कोई पुलिस को क्या कर रहा है, पत्थर मार रहा है, बहुत लोग भीड़ लगे के जमा करके आ गए हैं, तो हम लोग कौन गैस छोड़ेंगे? आंसू गैस छोड़ेंगे। किससे? ट्रैक्टर से कि जीप वाला से निकलता है ना, पाइप से निकलता है आंसू गैस, नहीं तो पानी भी छोड़ता है झूठ मूठ का। फिर आगे, मिथाइल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है जो अत्यधिक विषैला होता है। कौन अल्कोहल? मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है, जिसको हम लोग दारू में पीते हैं मिला करके। दारू में पीने वाला कौन है? इथाइल अल्कोहल। नाम क्या हुआ? स्पिरिट ऑफ वाइन। वाइन मतलब शराब का स्पिरिट। आगे, डाई इथाइल ईथर रंगहीन अतित वाष्पशील द्रव होता है, जिसे त्वचा में डालने से ठंडा अनुभव होता है। इसलिए उसको जो पाउडर वाला होता है, क्या कौन पाउडर बोलते हैं उसको? नाइसी उसी कौन पाउडर होता है ना, उसमें इसी को डाला जाता है। क्या नाम उसका? डाई इथाइल ईथर। आगे, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, खाद्य परिरक्षक, स्नेहक, रेजिन, एंटीफ्रीज आदि बनाने में ग्लिसरॉल का प्रयोग होगा। ग्लिसरॉल का प्रयोग किसमें होगा? प्लास्टिक का, खाद्य परिरक्षक, स्नेहक, रेजिन, एंटीफ्रीज बनाने में प्रयोग करेंगे। एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? सिरका में। लैक्टिक अम्ल दूध में, दूध दही सब में लैक्ट वाला लैक्टिक अम्ल आएगा, ठीक है ना। फॉर्मिक अम्ल चीटिक अम्ल में, अच्छा फॉर्मिक अम्ल को हम लोग क्या बोलेंगे? मेथनोइक अम्ल कहते हैं। ये दोनों पाया जाता है किसमें? चींटी के डंक में और बिच्छू में। मधुमक्खी भी काट लेगी जिसमें, हड्डा काटेगा तो उसमें भी, बिरनी काटेगा तो भी इसमें भी, चूटी काटे तो भी। आगे, मानव मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया। धान खेत में पेशाब करो, यूरिया चिटा जाएगा पूरा, ठीक है ना। आगे 98% रहता है, 98% है। हाँ बहुत होता है। चलो आगे, अरे 40% तो बूढ़े में होता है, अरे जो बूढ़ा में छिड़ता है, हम लोग उतना नहीं होता है। हाँ ज़्यादा ही होता है। यूक्रेन में वहाँ हुआ था ना, बोला कि पेशाब करो, यूरिया नहीं है। तो आगे सुनो, बस 2-5 मिनट बाद छुट्टी करेंगे, ठीक है ना। आगे सुनो, कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक हो जाने पर मानव गुर्दे में पथरी होती है। बोलता है ना किडनी में पत्थर हो गया है, क्या चीज़ के बढ़ने के कारण? कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा, ठीक है ना। संश्लेषित नीरज को हो गया। संश्लेषित रबड़ क्लोरोप्रोपिन अथवा आइसोब्यूटाइन का बहुलक होता है। सब वीडियो में गया। चलो आगे, तो क्या बोले? संश्लेषित रबड़ क्या है? क्लोरोप्रोपिन अथवा आइसोब्यूटाइन का बहुलक होता है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया प्रथम रेशा था। प्रथम रेशा जो मानव बना उसका नाम क्या था? नायलॉन था। अगला, सोडियम बेंजोनेट का सार्वजनिक उपयोग खाद्य परिसंचरण में करेंगे। अच्छा, खाना वाला जो सामान हम लोग उसको बचाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग। अपमार्जक कठोर जल के साथ कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। अपमार्जक जो है कठोर जल के साथ क्या करेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम का घुलनशील मिल जाएगा और कपड़ा को साफ करेगा, समझो। कैनोलो, जेट्रोफा, सेलिफोर्निया आदि पौधे में हरित डीजल प्राप्त किया जाता है। पूछेगा डीजल किससे मिलेगा? जेट्रोफा के पौधा से, कैनोलो के पौधा से, सेलोफोनिया के पौधा से क्या मिलता है? डीजल प्राप्त करते हैं, गाड़ी में डाल के चलाएगा, है ना। आगे, गैस हॉल में 90% शीशा रहित पेट्रोल तथा 10% अल्कोहल का मिश्रण होता है। किसमें? गैसो हॉल में 90% शीशा रहित पेट्रोल, 10% अल्कोहल। अगला है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल जाता है। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ही घी बनता है। किसमें? तेल को हम लोग घी में बदल देते हैं, तेल से बना दे रहा है, बोल रहा है। ग्रेफाइट एक स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? ग्रेफाइट। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। यूरेनियम क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन है। जितना भी जीव है सब में कार्बन होता है, ठीक है ना। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग करेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट हम लोग बनाएंगे, कौन सी डालेंगे उसमें? पॉलीएमाइड नामक बहुलक डालेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा।